हेलो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग ट्रेन के पटरियों पर के बीच अगर कोई ट्रेन गुजरती है तो वहां पे कौन सा बल लगता है? एक तरह से वहां पे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसका मान मैंने आपको बताया था क्या होता है, BVL। क्या होता है? BVL होता है। और इससे आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपके कम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपके एयरफोर्स नेवी में पूछे जाते हैं। सुबह में हम लोग क्वेश्चन जब कराते हैं तो वहाँ पे भी काफी क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया भी है ना? दिखाया ना? चलिए नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। ठीक है, ओके। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके आगे चलते हैं। जब कोई वायुयान उड़ता है, जब कोई वायुयान उड़ता है तो वहां पर भी, जब कोई वायुयान उड़ता है तो वहां पर भी एक प्रेरित विद्युदांतर उत्पन्न होता है ना। मैंने आपको ऐसा फिगर बना के बताया था ना, ऐसा फिगर बना के बताया था। ये है कोई छड़ जिसकी लंबाई क्या है? यल है। ये कोई छड़ जिसकी लंबाई यल है और ये छड़ इस तरह से जा रही है आगे। मान लेते हैं कि यह x दूरी जाती है, x दूरी जाती है v वेग से, v वेग से। ठीक है, और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, ऐसे ही पूरा अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, इस तरह से अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, मैंने कल आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि चुंबकीय क्षेत्र अगर अंदर की ओर है तो यहाँ पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या होगा बताओ? B उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा बताओ? चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है तो v वेग से ये जा रही, किस वेग से? v वेग से। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर का मान क्या होता है बताओ? अरे मैंने बताया ना कि देखो भाई, जिसको मैंने पैसे दिया है उसका कॉल रिकॉर्डिंग में बता दो, सुनाओ, सुना देता हूँ। चलिए मैं सुना देता हूँ कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ मैं उससे। मैंने तो बताया आप लोगों को भाई, जिसको दिया हूँ ठीक है सर जी, थोड़ा सा देखिएगा क्वालिटी सही रहे सर जी। और नहीं देखो तो भैया सील्ड वन आता है, बात समझिए। 3 साल ऑन साइड वारंटी होती है, आता है एकदम सील्ड वन। ठीक है, देखिए 3 साल की वारंटी होती है सर। हाँ 3 साल वारंटी होती है, होगी ऑन साइड। अच्छा, बस देखो फूकने की नहीं होती, जैसे कि वोल्टेज चेंज हो गया ना, इसके लिए मैं एक स्टेबलाइजर लगवा दूंगा। कोई नहीं स्टेबलाइजर नहीं लगता भैया, यूपीएस लगती है। यूपीएस? ठीक है, यूपीएस लगवा दूंगा। यूपीएस 2 किलोवाट की जो यूपीएस होती है वो लगाई जाती है, बत्ती जाती है। मैंने आपको सुना दिया, वो कहें 2-3 दिन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, मतलब सोमवार मंगल तक आ जाएगा, ये कोशिश है मेरी। ठीक है, अब देखो भाई, मैं उन्हीं की बात बता रहा हूँ। अगर 2-4-5 दिन लेट होता, क्योंकि भाई मैं उनको जानता भी नहीं, एक कंपनी है इमेजिनेशन नाम की, उसी कंपनी से मैं मंगवा रहा हूँ। जैसी भी हो, जैसा भी होगा वैसा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपने पॉइंट। नहीं BHVL ये भी कर सकते हो, या BVL साइन थीटा, या BVL सॉरी विद्युत विभव का मान क्या? BVL होता है। ये B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, V क्या है? वेग, और L क्या है? लंबाई है ना, यही होता है। हाँ ds/dt वही होता है, ds/dt को हम लोग भी लिख देते हैं, सागर कुमार। चलिए आगे चलते हैं हम लोग ना, 1 मिनट में कमेंट के लिए लगा लूं, उसके बाद जस्ट याद करते हैं। और जब कोई आदमी दौड़ता है, जब कभी भी आदमी कोई दौड़ता है ना, दौड़ते समय भी वहां पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। जब कोई आदमी दौड़ता है तो दौड़ते समय भी वहां पे एक विभवांतर उत्पन्न होता है। 1 मिनट यार, है ना। जब कोई आदमी दौड़ता है तो दौड़ते समय भी वहां पे एक विभवांतर उत्पन्न होता है, उसका भी मान आपको यही होता है, BVL होता है। ठीक है, यही होता है ना। चलिए एक क्वेश्चन किया जाए हम लोग। 1 मिनट हाँ, चलिए मैं थोड़ा सा कमेंट ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करता हूँ। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। अरे ई क्या? ई मतलब विद्युत वाहक बल, ई का मतलब विद्युत वाहक बल, ई का मतलब विद्युत वाहक बल भी आप कर सकते हो, भी कर सकते हो इसे। ठीक है, आपकी मर्जी, आपका घर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे, है ना। अच्छा ये बताओ, अगर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 चीजें जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, कराऊंगा भी ऐसी चीजों को। ठीक है, अपलोड सुमन यादव अपलोड होगा यार, अपलोड होगा। मुझे जहां तक याद है मैं दिया था, अजय सर को अपलोड किए होंगे, लेकिन वो अलग जगह किए हैं। कहाँ पे किए हैं? जहाँ पे आप लोग क्लास देखते हो ना, उसी के अंदर किए हैं। वहीं पे जाना, PDF वहां पे अपलोड किए हैं, आप जाके देख लेना। जिस भी चैप्टर का नहीं किए होंगे मैं पता कर लूंगा। सोनू केसी को पता है भाई, बता देना एक दूसरे को। आप लोग, आप मुझे पता है कि आप लोग जुड़े हो एक दूसरे से ना, बता देना। जहाँ पे आप लोग क्लास देखते हो ना, डेली क्लास, उसी के अंदर किए हैं ना। मैंने उसे कहा था, मैंने उनको सेंड भी किया था, किए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज। अच्छा एक चीज और है,
फिजिक्स की क्लास में मैं बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 9 का मैंने आज प्रिज्म से संबंधित प्रिज्म का जो है ऑब्जेक्टिव अपलोड किया है, सब्जेक्टिव अपलोड किया है और साथ में न्यूमेरिकल अपलोड किया है। ठीक है, आप लोग देखे हैं, देख लिए हैं आप सभी लोग, बताओ देखे हैं आप लोग? हाँ, जो मैं उस दिन कहा था अपलोड होने के लिए, लेकिन मैंने आज अपने हाथ से किया, नहीं आया है सर। अरे सुमन यादव, अनुराग या आदिति को फोन लगा के पूछ लेना आप, अनुराग मतलब श्रेया या आदिति से फोन लगा के पूछ लेना आप। ठीक है, देख कर लगा लेना सभी लोग, क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दिया है, जो नहीं आएगा पूछ लेना। उस चैप्टर 1-1.5 घंटे का बचा हुआ, उसको कंप्लीट करेंगे हम लोग। ठीक है ना, कंप्लीट करेंगे 3-4 दिन में हम लोग, अगले सोमवार मंगलवार तक पूरा फिजिक्स का ये चैप्टर जो 6वां चल रहा है और 9वां चैप्टर दोनों कंप्लीट करेंगे। तब फिर डिजिटल बोर्ड से इधर 7वां चैप्टर शुरू करेंगे, उधर 10वां चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पॉइंट पाते हैं अपने। अदिति का नंबर ले लो यार। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दूसरे का नंबर ले लो आप लोग। तो अभी तक आप लोग क्या जाने हो? अभी तक जाने हो, अगर कोई भी, अभी तक मैंने आपको ये समझाया, कोई भी अगर इस तरह से कोई भी क्षण है जो कि चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, इस तरह से आपका चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। ठीक है, ये कोई क्षण है आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। क्षण की लंबाई अगर यल होती है और v वेग से यह जा रहा है, तो यहाँ पे उत्पन्न विद्युत वाहक बल, जिसे आप लोग पहले v से निरूपित करते थे, अब यहाँ पे आप लोग E से निरूपित करोगे। E इज इक्वल टू क्या हो जाता है? v यल हो जाता है, जहाँ पे v वेग से गति कर रहा है, यल लंबाई है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र B है यहाँ। ये आपने फार्मूला जाना है। ठीक है, यह आपने क्या फार्मूला जाना है। ठीक है, अच्छा आप जरा मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, यदि इस तार का, ये जो तार है इसका प्रतिरोध R हो जाए तो धारा क्या होगा यहाँ पे? यदि तार का प्रतिरोध R है तो धारा क्या होगा? तो धारा क्या होगा? यदि तार का प्रतिरोध R है तो धारा क्या होगा? अगर तार का प्रतिरोध R है तो धारा क्या होगी, जरा बताना। कोई मुझे बताओ, धारा क्या होगा? धारा क्या होगा? कोई बताओ मुझे, किसी को नहीं पता है, सब लोग बस बकैती करने आते हो यहाँ पे। धारा I इज इक्वल टू क्या होगा? धारा I इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? I इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? धारा I इज इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला V/R होता है, ये आपने पढ़ा था। यहाँ पे V का वैल्यू क्या है? BVL है, तो यहाँ पे I का वैल्यू क्या हो जाएगा? BVL/R हो जाएगा। सेम फार्मूला है, समझ में आया कि नहीं आया? कैसे फार्मूला आ जाता है? हा? बताओ, ये क्या हो जाएगा? V/R, ये धारा I इज इक्वल टू फार्मूला होता है विभवांतर बटे प्रतिरोध। तो यहाँ पे क्या BVL/R हो जाएगा ना? ठीक है, ये हो जाएगा। अगर आपसे एक जो कि क्वेश्चन पूछा जा रहा, चालक के मध्य लगने वाला बल, जिसका चालक के मध्य लगने वाला बल, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या होगा बताओ? लगने वाला बल हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, ध्यान देना सभी लोग, V² VL² R हो जाता है। ये चालक के बीच लगने वाला बल हो जाता है। ये क्या हो जाता है? चालक के बीच लगने वाला ये बल हो जाता है। दोनों चीज लिख लेना। और एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं आपको, यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था इस तरह से, खूब भयंकर फिगर बना दिया था, अब पूछा था यही फार्मूला आपको। क्या ऐसा क्वेश्चन कर लोगे? कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे बताओ? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ? ये पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम का, कौन सा ऑप्शन सही होगा? अरे बताओगे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी वाला सही होगा ना? तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसा पूछता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं करता हूं, इस पे न्यूमेरिकल प्रश्न है। देखिए ये न्यूमेरिकल प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए,
मैं क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता हूं। आइए इसको लगाते हैं, जो कि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन लगा लिए तो कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाएगा, आप कर लोगे। क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ो सभी लोग। मैं इसको रब कर दूं या फिर लिखना है? अभी रब करूं या लिखना है? चलो लिख लो, उसके बाद रब करता हूं। एक कोई आदर्श शुक्ला है, इसका मुझे बहुत शिकायत मिल रही है। इंग्लिश वाले सर कर रहे थे इसका क्लास बंद करवा दो। तो बताइए जरा आप लोग कि आदर्श शुक्ला का क्लास बंद करवा दिया जाए या नहीं। आप लोग क्या कर रहे हो? मेरे क्लास में तो कभी किसी मैं नहीं देखा हूं उसको। लिख लिया आप लोग? चलो डिजिटल बोर्ड आएगा तो लिखने की कोई झंझट ही नहीं रहेगा। जितना मैं लिखूंगा उसको आप लोगों को पीडीएफ दे दिया करूंगा, तब और तेजी से चलेगा। लिखने के लिए नहीं रुकूंगा तब। चलिए ओके, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए तो यह क्वेश्चन कीजिए। आप लोग लिख चुके हैं ना आप लोग? मैं इसको रब कर रहा हूं। क्वेश्चन पढ़िए और लगाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है? रेल के पटरियां आपस में जमीन से पृथकीकृत हैं, इसे 1 मिलीमीटर के बोल्ट से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन क्या है? इसे क्या 1 मिलीमीटर के बोल्ट से क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है ना। 1 मिलीमीटर बोल्ट से जोड़ा जाता है। जब इन पे 180 किलोमीटर प्रति घंटा वेग, देखिए रेल ट्रेन गाड़ी कितना जाए, v इज इक्वल टू 180 किलोमीटर प्रति घंटा हावर की रफ्तार से 4 से दौड़ती है, तो मिलीमीटर वोल्ट का पाठ्यांक क्या होगा, मतलब पाठ्यांक क्या होगा, रीडिंग क्या होगा? यदि उनके बीच की दूरी यल का लंबाई दिया हुआ है कितना, बीच की दूरी कितना है? 1 मीटर की दूरी हो, इनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, और ऊर्ध्वाधर घटक BH वाला जो ऊर्ध्वाधर घटक है BH, इसका मान कितना दिया है आपके सामने? 0.02 इंटू 10⁻⁴ वेबर मीटर स्क्वायर, ये दिया है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आप सभी के सामने। क्वेश्चन देखने में बड़ा होता है, लगाने में कुछ नहीं। यहाँ पे आपको क्या दिया है? मीटर, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक पूछा है आपसे। वोल्ट मीटर क्या मापता है? विभव मापता है। यानी कि आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से ये विभव ई का मान पूछा है। क्या होता है? VL होता है। अब ध्यान देना यहाँ पे VL होता है। ध्यान देना यहाँ पे आप सभी लोगों के सामने ये दिया हुआ है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 180 में ऊपर मीटर चेंज करने के लिए 1000 से गुणा करेंगे, अपान नीचे क्या करेंगे? 60 इंटू 60 से गुणा करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। इसे कहा जाता है 12×5=60, यानी इसको इस तरीके से भी गुणा किया जाता है। क्या इसको 18/5 या किससे गुणा किया जाता है? ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। या डायरेक्ट आप इस तरह से भी कर सकते हो, 1000/60 × 60, ये मीटर में चेंज हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा ना। ये कितना मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा? ध्यान देना, 6 ये सुनना है, कट जाएगा दोनों, और 6 चाक मतलब ये हो जाएगा आपका 1800/36, 18 दूनी 36, मतलब 100/2 कटेगा। दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को? ये दिखाई नहीं दे रहा गुणा भाग? 1 मिनट में दिखाई दे रहा हूं ना। ये कटेगा तो आपको आएगा 50,
मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब आपका फार्मूला क्या होता है विद्युत वाहक बल, बी वी एल होता है। बी का मान क्या है 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴ है। बी का मान क्या है बताओ, बी का मान 50 है और यल का मान कितना है 1 मीटर, गुणा कर दो आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इतना खतरनाक बनाता है ना, एक आदमी दौड़ रहा है, इसके दोनों पैरों के बीच की दूरी बता देगा और खतरनाक तरीके से खतरनाक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। तो आप ध्यान देना, क्वेश्चन कितना भी घुमा ले आपको ऐसे ही आंसर देना है। देखो भाई ये नीचे यच का मतलब घंटा होता है, कुछ लोगों के दिमाग में ये नहीं आ रहा कि ये 60 × 60 क्यों लिखा गया है। तो भाई देखो ऊपर किलोमीटर है, क्या है किलोमीटर, ठीक है, नीचे क्या है घंटा दिया है। अब इस घंटा को मुझे सेकंड में चेंज करना है, तो 1 घंटा है, नीचे यच मतलब 1 घंटा है, 1 घंटा को सेकंड में चेंज करो, 60 से गुणा करोगे मिनट में चेंज होगा, फिर 60 से गुणा करोगे सेकंड में चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 60 × 60 किया गया है। समझे, 60 एक बार 60 का गुणा करोगे तो मिनट में चेंज होगा, दूसरी बार 60 का गुणा करोगे तो सेकंड में चेंज होगा, इसलिए 60 × 60 किया है। यानी आप लोग इस टाइप क्यों आगे पढ़ रहे हो, पीछे का बुरा, ये बचपन में सिखाया जाता है। मिनट घंटा को सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुणा किया जाता है, क्यों भाई बचपन में सिखाया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। चलिए ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या प्रेरण पढ़ेंगे, अन्योन प्रेरण पढ़ेंगे। क्या करेंगे, अन्योन प्रेरण पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालना सभी लोग अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण, ठीक है, हेडिंग डालना सभी लोग। अन्योन प्रेरण, अरे सीधे लिख दूंगा तो कितने लोगों के सर के ऊपर से चला जाएगा, इसलिए मैं टेढ़े लिखता हूं, समझे। कितने लोग समझे 3600 कहां से लिख दिए, पूछ लेंगे भाई तो मैं परेशान हो जाऊंगा। इससे बढ़िया भाई पहले ही 60 × 60 लिख दो, पहले मिनट में चेंज करो फिर घंटा में चेंज करो। अरे यशवर्धन भाई, अरे यार आपने एक डॉक्टर का नाम कहा था, मैं भूल जाता हूँ, मैं खुद डॉक्टर के यहाँ दौड़ रहा हूँ ना, झाबर डॉक्टर की बारे में क्या बताऊं यशवर्धन, ओहो सॉरी, चलो ठीक है मैं बात करता हूँ यशवर्धन आपसे। तो हेडिंग डालिएगा सभी लोग, क्या अन्योन प्रेरकत्व, बहुत अच्छा टॉपिक है अन्योन प्रेरकत्व, इसमें कुछ कुछ होने वाला टॉपिक है। यशवर्धन आप अगर पहले क्लास में आए होते तो मुझे याद आ गया होता, मैं भूल गया यार, मैं क्या बताऊं, मैं खुद डॉक्टर के पास दौड़ रहा हूं। हाँ अब सेकेंड टॉपिक होगा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए सभी लोग, क्या मैंने बताया ना आपको, अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण। सर ये अन्योन प्रेरण क्या होता है, इसके बारे में मुझे कुछ समझा दो, मैं मेरे लिए नया नाम आ रहा है, कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा ना अन्योन प्रेरण का नाम नया नया है, सर कुछ बताओ इसके बारे में। बिल्कुल मैं बताने के लिए ही आया हूं, ठीक है। इसका इंग्लिश में नाम होता है म्यूचुअल इंडक्शन। क्या नाम होता है, म्यूचुअल इंडक्शन नाम होता है, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन नाम होता है। इसमें होता क्या है, जैसे देखियो ना कॉलेज में कभी कभी ऐसा होता है, मार कोई और खाता है, दर्द किसी और को होता है, ऐसा इसमें से किसी किसी को होता है क्या, कोई है ऐसा, कोई ऐसा है जिसमें किसी को मारा किसी और को पड़े, दर्द किसी और को हो, बताओ कोई है ऐसा कि मार किसी और को मारूं मैं, दर्द उसको हो जाए, नहीं है ना, ऐसा होता है ना। तो इसमें भी अन्योन प्रेरण में ऐसी ही कोई घटना होती है। एक कुंडली है आपके सामने, इस तरह से मान लेते हैं ये कुंडली है आपके सामने, क्या है कुंडली, इसके बगल में ये दूसरी कुंडली है, यह कुंडली है आपके सामने, दूसरा कुंडली यह है, यह कुंडली आपके सामने, दूसरा कुंडली यह है आपके सामने, ठीक है। ध्यान देना, इसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, क्या करते हैं धारा का मान में परिवर्तन करते हैं, तो यहाँ पर एक हम लोग जी मतलब गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। अगर इस कुंडली में हम लोग धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो इस कुंडली में अपने आप धारा उत्पन्न हो जाती है। जैसे मान लो अगर हम धारा को बढ़ा दिए तो यहाँ पर भी बढ़ जाएगा, और धारा को अचानक घटा दिए तब पर भी ये इस साइड चला आएगा, मतलब समझ रहे हो।
परिवर्तन करते हैं धारा का मान, तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाता है, इसमें भी धारा का मान, इसमें भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। बात समझिए, इसको हम लोग प्राथमिक कुंडली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक कुंडली, और इसे क्या कहते हैं, द्वितीय कुंडली कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अगर किसी कुंडली, इसमें अगर हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, अगर इसमें बढ़ाते घटाते तो यहाँ पर भी धारा उत्पन्न होता है, इसमें भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ना। वही बात, मार इसको है, दर्द इसको हो रहा है, ऐसा होता है कभी कभी। बात समझ में आ रही है मेरी, नहीं समझ में आ रही है आपको, नहीं समझ में आ रही है, आ रही है ना? तो ये अन्योन्य प्रेरण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। अभी तो मतलब समझो अन्योन्य प्रेरण होता क्या है। एक प्राथमिक कुंडली में हम लोग धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो द्वितीय कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाएगा, द्वितीय कुंडली में विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, समझे। परिवर्तन करेंगे यानी परिवर्तन करने पर, यानी धारा को घटाएंगे बढ़ाएंगे कुछ भी करेंगे, तो इसमें जैसे ही करेंगे यहाँ पर इसमें धारा उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, धारा उत्पन्न हो जाता है। घटाएंगे बढ़ाएंगे कुछ भी परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पे धारा उत्पन्न क्या हो जाता है, हो जाता है। ऐसा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है कि अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन किसे कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस पे न्यूमेरिकल भी पूछता है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक का डिफिनेशन लिखिए, या फिर आपसे पूछता है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण का विमा क्या होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित आगे हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, वहां पर भी दो कुंडली होगी, प्राथमिक एवं द्वितीयक, वो भी अन्योन्य प्रेरण के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप सभी लोगों के लिए, पूरा ध्यान से आप सभी लोग पढ़िएगा इसे, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अब ऐसा क्यों होता है ये जान लेते हैं। देखो, आप लोगों को पता है, आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है, यह ऑस्टेट का प्रयोग था। जब किसी भी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो इस कुंडली के चारों तरफ से उनकी क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ाया, बताओ। इस कुंडली में हमने धारा प्रवाहित किया तो इसके चारों तरफ से उनकी क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा पूरा। जब धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी परिवर्तन होगा, जिसके वजह से इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। आपने सबसे पहले ही फैराडे का नियम पढ़ा है, फैराडे का प्रयोग पढ़े। जब किसी की कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वहां पे क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जब भी किसी भी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वहां पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि यह कुंडली बंद होती है तो वहां पे क्या, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। वही सिस्टम होता है। यहाँ पे धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और यह जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण यहाँ पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा तो ये कुंडली अगर बंद होगी तो यहाँ पे धारा भी उत्पन्न हो जाएगा, जिस धारा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। और ये घटना क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। हाँ, ये घटना क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरण कहलाता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, डिफिनेशन क्या लिखेंगे अन्योन्य प्रेरण का, एक दूसरे के निकट एक दूसरे के निकट रखी गई दो कुंडली में, एक दूसरे के निकट रखी गई दो कुंडली में हम दो कुंडली में, ठीक है, दो कुंडली में यदि क्या करें, एक में धारा प्रवाहित करें। यदि एक में हम लोग क्या करें, एक में क्या करें, धारा प्रवाहित करें। एक में क्या करें, धारा प्रवाहित करें। एक में क्या करें, धारा प्रवाहित करें। एक में धारा प्रवाहित करें, या फिर धारा प्रवाहित करें, या फिर बंद करें, या धारा के मान में परिवर्तन करें। प्रवाहित करें या फिर धारा के मान में परिवर्तन करें। धारा के मान में क्या करें, परिवर्तन करें, ठीक है ना। तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो पास रखी दूसरी कुंडली में
क्या हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण यहाँ पे धारा उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण क्या होता है, यहाँ पे धारा भी उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। यह घटना क्या कहलाता है, विद्युत ये घटना क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। यह घटना क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। बात समझ में आई। यदि एक दूसरे के पास रखी गई दो कुंडली है, यदि दोनों में धारा प्रवाहित करें तो या धारा प्रवाहित करें या धारा के मान में परिवर्तन करें तो पास में जो दूसरी कुंडली रखी होती है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण इसमें धारा प्रवाहित होने लगता है, जिसे हम लोग प्रेरित धारा करते हैं। और ये घटना क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरण कहलाता है ना। इसे इस घटना को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। यह आपका अन्योन्य प्रेरण का डिफिनेशन हो गया, यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब क्यों ऐसा होता है ये मैंने आपको समझा दिया, मैं एक बार और समझा रहा हूं, लेकिन उसे लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि पूछा भी नहीं जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि इस कुंडली में जब हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो इस कुंडली के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है, ऑस्टेट का प्रयोग। यह चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसके मान में अगर धारा के मान में परिवर्तित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के मान में भी परिवर्तन होता है। जब चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होता है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है, जिसके कारण ये जो नीला वाला कुंडली दिखाई दे रही है यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि हमने फैराडे का नियम में पढ़ा है कि जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो जाता है, क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यही घटना आपका क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। क्लियर है आप लोगों को? हाँ, चले आगे, चलिए आगे चलते हैं हम। अब हेडिंग करिएगा अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है, क्या होता है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। देखो इसमें ये जो दूसरी कुंडली है इसमें जो उत्पन्न हो रही है फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या, जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रही है, ये किस पे डिपेंड कर रही है बताओ जरा। ये जो दूसरी कुंडली है, दूसरी कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या, दूसरी कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या जो प्राथमिक कुंडली है इसमें प्रवाहित धारा के अनुपाती होती है। प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। ये जो द्वितीय कुंडली है ये वाला, बताइए जरा, ये जो द्वितीय कुंडली है, सेकेंडरी कुंडली है, इसमें जो फ्लक्स होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, प्राथमिक कुंडली लाल वाले में जो हम लोग धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसी पे डिपेंड करेगा ना। बताओ मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। मैंने आपको बताया यहाँ पे घटना में होता क्या, इसका पूरा मैटर यही होता है कि लाल वाले में हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं। जब धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो कि चैप्टर नंबर 4 में ऑस्टेट का प्रयोग आपने पढ़ा है। जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इसके कारण जो नीला वाला है तार, नीला वाला तार, इसमें क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, है ना। नीले वाले तार में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा ये डिपेंड किस पे कर रहा है, जो प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करें उसी पे तो डिपेंड कर रहा है। अगर धारा तेज करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तेज होगा, और धारा स्लो करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन स्लो होगा। बात समझ में आ रही है। तो
द्वितीय कुंडली में, दूसरे कुंडली में जो फ्लक्स ग्रंथियां उत्पन्न हो रही है वो प्राथमिक कुंडली में जो प्रवाहित धारा है उसके अनुपातिक है। मतलब आप लिख सकते हैं N2 द्वितीय कुंडली में जो फ्लक्स ग्रंथियां हैं वो प्राथमिक कुंडली में जो प्रवाहित धारा I है I1 है, IP लिखिए I1 लिखिए I1 में जो प्रवाहित धारा I1 है, इसमें जो प्रवाहित धारा है इसके क्या अनुपातिक है। मेरी बात समझ में आई? द्वितीय कुंडली में इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इसमें कितना धारा आप प्रोवाइड कर रहे हो। इसमें धारा तेज प्रोवाइड करें तो फ्लक्स यहाँ तेजी से उत्पन्न होगा, इसमें धारा स्लो प्रोवाइड करें तो फ्लक्स यहाँ पे स्लो उत्पन्न होगा। हाँ, इसमें तेज धारा प्रोवाइड करेंगे तो फ्लक्स यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो यहाँ पे जो द्वितीय कुंडली में धारा तेजी से उत्पन्न होगा, है ना, ये इस पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? जो प्राथमिक कुंडली में जो हम धारा प्रवाहित करें उसी पे तो डिपेंड कर रहा है द्वितीय कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स की संख्या। हाँ, ये तो बात क्लियर होनी चाहिए ना। इसमें जितना तेज धारा करेंगे उतना यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। हाँ, धारा स्लो करेंगे चुंबकीय फ्लक्स स्लो हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे अनुक्रमानुपाती लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो अनुक्रमानुपाती ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह है ना, इस चीज को हटाने के लिए यहाँ पे यम नियतांक का यूज करते हैं, नियतांक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये यम नियतांक जो है ना, इसी को हम लोग क्या करते हैं, यम को क्या करते हैं, यम को ही कहते हैं क्या, अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। यम को क्या करते हैं, अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं। यानी N2 इज इक्वल टू यम I1। ठीक है, ये आपका फार्मूला बन गया, इससे भी न्यूमेरिकल बनता है। N2 इज इक्वल टू यम I1। ये यम जो है आपका अन्योन प्रेरण गुणांक है, और यम इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, I1 अपान, बताओ यम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं, बताओ, लिख सकते हैं N2 अपान I1 ना, ये लिख सकते हैं हम लोग। क्यों लिख नहीं सकते थे हम लोग, समीकरण नंबर 1 नहीं मान सकते हैं इसको, बताओ। हाँ, ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बताओ। तो मेरी बात यही तो है, दूसरी कुंडली में जो उत्पन्न फ्लक्स है, ये जो दूसरी कुंडली द्वितीय कुंडली इसमें जो फ्लक्स उत्पन्न होती है ये डिपेंड करती है कि प्राथमिक कुंडली में कितना धारा प्रवाहित करें। धारा तेज करेंगे तो यहाँ पे तेज उत्पन्न होगा, धारा स्लो करेंगे तो यहाँ पे स्लो उत्पन्न होगा। तो यानी हम लोग क्या लें, N2 इज इक्वल टू I1 कर सकते हैं। तो ये प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग यम नियतांक का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग अन्योन प्रेरण गुणांक करते हैं। तो N2 इज इक्वल टू यम I लिख सकते हैं, यम का मान I2, N2 अपान I लिख सकते हैं I1। फ्लक्स ग्रंथियों का मतलब फ्लक्सों की संख्या। कुछ लोग डाउट होगा सर फ्लक्स ग्रंथियां क्या होती है, कुछ नहीं, वही चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, कुछ नहीं, वही, समझे, दोनों सेम है। अब आगे चले हम लोग, बताओ। हाँ, अब देखो परिभाषा में एग्जामिनरवा क्या करता है, सॉरी परीक्षा में एग्जामिनरवा क्या करता है, अन्योन प्रेरण गुणांकों का परिभाषा पूछ लेता है ना, कि अन्योन प्रेरण गुणांक का परिभाषा दीजिए। तो हम लोग जो परिभाषा देंगे यहीं से देंगे, यहीं से परिभाषा देंगे। आओ हेडिंग करो, अन्योन प्रेरण गुणांक का परिभाषा क्या होगा। ये तो लिख लिए थे आप लोग ना, लिख लिए थे ना, हाँ या ना, बताओ, लिख लिए थे। चलो ठीक है, लिख लिए तो बढ़िया है, इसको रब कर रहा हूं। परिभाषा क्या देंगे, ध्यान देना, परिभाषा क्या होगा, इधर ध्यान देना सभी लोग, परिभाषा क्या होगा। आप लोग जानते हो अन्योन प्रेरण गुणांक यम इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, N2 अपान I1, N2 अपान I1। ये मैंने अभी अभी निकाला। ठीक है, तो परिभाषा हम क्या लिखेंगे, यदि प्राथमिक कुंडली में अगर हम लोग क्या करें, I1 को क्या माने, A1 माने, एक एम्पियर, ये I1 को क्या मान ले, 1 एम्पियर। तो क्या हो जाएगा, यम का मान जो हो जाएगा वो किसके, N2 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। हाँ हाँ, अगर हम I1 का मान 1 एम्पियर मान लें तो M का मान N2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ या ना, बताओ। तो हम लोग परिभाषा में लिख सकते हैं, परिभाषा में लिख सकते हैं, यदि प्राथमिक कुंडली में
एकांक धारा प्रवाहित हो या 1 एम्पियर प्रवाहित धारा हो तो द्वितीय कुंडली में जो फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या होती है वही आपका अन्योन्य प्रेरक गुणांक के बराबर होता है। ये परिभाषा लिख सकते हैं, बताओ। हाँ लिख सकते हैं ना, तो लिखो परिभाषा। यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा क्या हो, 1 एम्पियर हो ना, तो द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या क्या कहलाती है? फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या क्या कहलाती है, बताओ क्या कहलाती है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाती है। द्वितीय कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या क्या कहलाती है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाती है। हाँ हाँ, या अन्योन्य प्रेरकत्व भी कहलाती है, बात समझे? या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं, या अन्योन्य प्रेरकत्व भी कहलाती है, या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व भी कहलाती है। हो गया? अरे हाँ या ना, कुछ हुआ कि नहीं हुआ? नोट करो जल्दी से फटाफट से, फिर एक नए डिफिनेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। हो गया? चलिए, ये परिभाषा पूछा जाता है अन्योन्य प्रेरकत्व का परिभाषा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग सभी लोग इसके आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके आगे ध्यान दीजिएगा। आप लोग जानते हो क्या विद्युत वाहक बल फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से आप लोग क्या जानते हो? फैराडे के नियम से आप लोग ये जानते हो कि E इज इक्वल टू होता है क्या, बताओ बताओ क्या होता है? डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी होता है, ऐसा जानते हो? E इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी है, ये जानते हो नहीं फार्मूला आप लोग? हाँ बताओ, ऐसा जानते हो? विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू डी फाई अपान डी टी या डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, ऐसा जानते हो? बताओ हाँ या ना, बताओ। ऐसा जानते हो तो आप लोग यहां से ध्यान देना, ये फार्मूला क्या आप लोग अभी अभी जाना कि N2 क्या जाना आपने, यहाँ पे ये जाना आपने कि N2 फाई 2 इज इक्वल टू क्या M I1, ये जाना था आपने अभी, ऐसा जाना था, है ना? अच्छा हाँ, यदि फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या इतना नहीं होता, N फाई होता है, अगर वहां पे फाई ग्रंथियां तो यहाँ पे N फाई होता है। अरे हाँ या ना बताओ भाई, N फाई होता है नहीं? यानी अगर N वहां पे N क्या है, N फेरों की संख्या N हो तो डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा N फाई अपान डेल्टा टी, ये फैराडे का नियम था। ऐसा मैंने बताया था, अगर फेरों की संख्या N होता है तो N फाई अपान डेल्टा टी। हाँ N भी होता है, जाके देख लेना, मैंने लिखवाया था। अगर हम N2 फाई 2 लिख दें, अगर हम इसे समीकरण नंबर 1 माने और समीकरण नंबर 1 में हम लोग क्या लिखें ना, N2 फाई 2, यानी तो लिखो डेल्टा N2 फाई 2 अपान डेल्टा टी, ऐसा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ। अगर N2 फाई 2 लिखे तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बताओ? ऐसा लिख सकते हैं नहीं भाई, N2 फाई 2 लिख दिया मैंने, ऐसा मैंने लिख दिया, तो हम लोग यहां से स्पष्ट है कि समीकरण नंबर 2 से हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, E इज इक्वल टू डेल्टा M I1 अपान डेल्टा टी लिखेंगे, अपान डेल्टा टी लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, बताओ ऐसा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे?
एन यहाँ पे कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा सर एन कैसे आ गया, यहाँ पे एन किसके घर से आपने लेकर आ गया। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि एन फाई फार्मूला ही होता है, जाके पढ़ लेना फैराडे का नियम। मैंने लिखवाया था वहां पे कि जहां पे फेरों की संख्या एन होती है वहां पे डेल्टा फाई, वहां पे विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू डेल्टा एन फाई अपॉन डेल्टा टी होता है। ऐसा मैंने लिखवाया था, जाके देख लेना, पढ़ लेना। पीछे का नहीं पढ़ रहे हो, भुला जा रहा है आप लोगों को। बस आप लोगों को जल्दी जल्दी करना चाहिए, हो जाना चाहिए सब चीजें, लेकिन आए कुछ नहीं, खा लो जाए जितना मत। अब चूंकि हमने यहाँ पे N2 ∅2 माना कि हमने N क्या है N2 और ∅2 लिखते हैं भाई, दोनों यहाँ N2 ∅2 लिखा, तो हमें पता है N2 ∅2 का वैल्यू Mi1 है। हमें पता है कि N2 ∅2 का वैल्यू Mi1 है, तो यहाँ पे Mi1 लिखा। हाँ ठीक है, Mi1 लिखा, क्योंकि हमने अपने आप से यहाँ पे N2 ∅2 लिख दिया। यहाँ पे N फाई था, हमने यहाँ पे N2 ∅2, इसलिए यहाँ पे N2 ∅2 लिख दिया, यहाँ से Mi1 हो गया। तो यहाँ से ध्यान देना यम क्या होता है, यम एक तरह से नियतांक होता है। और जो बायोलॉजी वाले हैं वो तो उनको तो पता नहीं होगा, जो मैथ वाले उनको पता कि डेल्टा होता तो यम को बाहर निकाल दिया जाता था, इज इक्वल टू हो जाएगा यम बाहर निकल जाएगा डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। यहां से यम का एक नया फार्मूला निकल के आता है, यम इज इक्वल टू ई अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी, ये निकल कर आता है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, यम इज इक्वल टू ई अपॉन डी I1 अपॉन डी टी, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यम का मान ऐसा लिख सकते हैं। हाँ ऐसा लिख सकते हैं। अरे भाई डेल्टा के यहाँ पे डी लिख सकते हैं अगर अंतर बहुत कम हो तो। हाँ ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहां से एक नया परिभाषा बन जाएगा आपका अन्योन्य प्रेरक गुणांक का। दोनों परिभाषा में से कोई भी आप एग्जाम में लिख सकते हो। यहाँ पे एक नया परिभाषा बन जाएगा अन्योन्य प्रेरक गुणांक का, और दोनों परिभाषा में से कोई भी परिभाषा आप एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, एक तो ये वाला परिभाषा है कि यहाँ पे ये आई का मान 1 एम्पियर माना था, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या अन्योन्य प्रेरक गुणांक के बराबर था। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अभी आगे देखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे, नोट कर लो आप वहां तक। पहले ये कैसे लाया मैंने, आप लोग जानते हो विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू क्या, डेल्टा एन फाई होता है, आपने फैराडे का नियम पढ़ा था। N2 ∅2 इज इक्वल टू M1 I1, अभी आपने पढ़ा अन्योन्य प्रेरक गुणांक, इसलिए N फाई को हमने N2 ∅2 कर दिया, तो डेल E इज इक्वल टू डेल्टा N2 ∅2 अपॉन डेल्टा टी हो गया। अब N2 ∅2 के स्थान पे M I1 लिख दिया यहाँ पे हमने, क्यों, क्योंकि ये समीकरण नंबर 2 से यहाँ से हमने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से यम का मान निकलेगा, यम इज इक्वल टू ई अपॉन डेल्टा I1 अपॉन आई टी डी टी डेल्टा टी। क्लियर है ना आप लोगों को। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे न्यू परिभाषा की ओर। ठीक है, नया परिभाषा निकल के आ रहा। दो परिभाषा है आपका अन्योन्य प्रेरक गुणांक का, दोनों में से कोई भी लिख देना आप एग्जाम में, दोनों के दोनों सही होंगे। ठीक है, ये परिभाषा निकालते हैं। अन्योन्य प्रेरक गुणांक यम इज इक्वल टू क्या निकल के आया है आपका, ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी, ये आया। तो डी आई अपॉन डी टी का वैल्यू क्या होता है, 1 मैं मानता हूं 1 एम्पियर प्रति सेकेंड। डी आई अपॉन डी टी का वैल्यू 1 एम्पियर प्रति सेकेंड हमने यहाँ पे माना ना, डी आई अपॉन डी टी का वैल्यू 1 एम्पियर प्रति सेकेंड माना हमने। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा, डी आई वन होगा, यहाँ पे क्या I1 है, I1। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यम का वैल्यू ई के बराबर हो जाएगा, यम का वैल्यू ई के बराबर हो जाएगा। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन 1 एम्पियर प्रति सेकेंड हो, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल अन्योन्य प्रेरक गुणांक के बराबर होता है। तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल अन्योन्य प्रेरक गुणांक के बराबर होता है। लिखना परिभाषा यहाँ पे, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा में जो परिवर्तन होता है वह 1 एम्पियर प्रति सेकेंड हो। परिभाषा पूछा जाता है अन्योन्य प्रेरक गुणांक का, 1 एम्पियर प्रति सेकेंड हो, तो द्वितीयक कुंडली में
उत्पन्न विभवांतर क्या होता है? द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विभवांतर क्या होता है? यहाँ पे द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विभवांतर अन्योन प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विभवांतर ही अन्योन प्रेरण गुणांक के बराबर होता है। यह आपका दूसरा परिभाषा हो जाएगा ना। तो दो परिभाषा है आपके लिए। ठीक है, कोई भी परिभाषा एग्जाम में पूछे, अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा बहुत बार पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। आप अपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप ये लिख लेना सभी लोग। चले आगे, इसके जल्दी से नोट करो आप लोग। अरे जल्दी से नोट करो। आदर्श शुक्ला, समझ में आया कि नहीं आया ये पहले बताओ। अदिति सिंह, समझ में आया आपको? तुम ही तो हो अदिति जो रेगुलर क्लास में आती है और रेगुलर पढ़ती है, और किसी को मैं नहीं देखता हूँ। एक अभिषेक त्रिपाठी हैं, बहुत मेहनत करते हैं अभिषेक, मुंबई के किसी कंपनी में काम करते हैं और फिर भी क्लास लेते हैं। कोई भी लिख लेना सागर, कोई भी लिख लेना, दोनों बेस्ट है। अब लेकिन यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसका जो है अभी हम आगे लिखाएंगे, इसका मात्रक पूछा जाता है, इसका विमा पूछा जाता है। ठीक है, ज्योति पुनिया, क्लास के बाद मैं 10-15 मिनट बैठूंगा, व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, उससे पूछ लेना जो भी क्वेश्चन पूछना है। हो गया, चले आगे। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग इसको रफ करते हैं। अब नए सिरे से जानते हैं कि अन्योन प्रेरक गुणांक का मात्रक, बीमा, ये सब चीजें क्या होता है। ठीक है, मात्रक और बीमा क्या होता है ना? ये सब जानते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो चीजें। अन्योन प्रेरक के बाद हम लोग 100 पेयर पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर लगभग में एंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए हेडिंग करिएगा, अन्योन प्रेरण गुणांक का मात्रक व बीमा, ये हेडिंग करिएगा। अन्योन प्रेरक गुणांक का मात्रक व बीमा, शायद दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको देख लेना, मात्रक व बीमा लिखा जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। इसका मात्रक क्या होता है? हेरनी होता है। हेरनी, शेरनी नहीं, हेरनी होता है मात्रक। पहला मात्रक इसका होता है हेरनी। क्या होता है? हेरनी। शेरनी नहीं होता है, हेरनी होता है। ठीक है, दूसरा मात्रक देखो, आपने अभी भी पढ़ा, यम इज इक्वल टू ई अपान डी आई अपान डी टी पढ़ा है। तो यम इज इक्वल टू ई अपान डी आई अपान डी टी से इसका मात्रक, ई का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा, अपान आई का मात्रक एम्पियर, अपान सेकेंड हो जाएगा। दूसरा मात्रक ये भी होता है, वोल्ट अपान एम्पियर प्रति सेकेंड होता है। दूसरा मात्रक ये भी होता है। ठीक है, पहला मात्रक क्या? हेरनी। दूसरा मात्रक ये भी होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पहला मात्रक क्या? हेरनी। दूसरा मात्रक वोल्ट अपान एम्पियर सेकेंड होता है, ये दूसरा मात्रक होता है। ठीक है, बीमा की बात करें, अगर आप कहो तो मैं बीमा निकाल दूं, नहीं कहोगे तो नहीं निकालूंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा। तो बीमा लिख लो इसका। बीमा क्या होता है? कौन निकालेगा यार, हमेशा हमेशा बीमा तो ही निकाला जाता है, चैप्टर 1 से तो निकालते आ रहा हूं। यम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए स्क्वायर, ये आपका इसका बीमा होता है। यम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए स्क्वायर, ये इसका क्या होता है? बीमा होता है। ये -2 होगा यार, एक मिनट, ये -2 होगा। क्या होगा यहाँ पे? ये -2 होगा। ठीक है ना, हो जाएगा, निकाल लेना आप लोग अपने से। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि किसी लोहे के अंदर, यानी किसी पदार्थ के अंदर लोहे का क्रोड रख दिया जाए, क्या क्रोड रख दिया जाए, यानी कि नरम लोहा रख दिया जाए, तो वहां पे चुंबकी, तो वहां पे अन्योन प्रेरण पे क्या प्रभाव पड़ता है? चलो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं अभी बता रहा हूं क्या प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग केमिस्ट्री वाला हेड नहीं समझ रहे हैं, केमिस्ट्री वाला हेड नहीं, इसका दूसरा हेड नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सभी लोग, अन्योन प्रेरण पे कोण का प्रभाव। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, अन्योन प्रेरण पे कोण का प्रभाव।
अन्योन प्रेरण पे क्या, कोण का प्रभाव। ठीक है, ध्यान, यदि कुंडली के अंदर एक लौह चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युतवाहक बल का मान बढ़ जाता है। यानी कि बात समझ में आ रही है, अगर क्रोड रख दिया जाता है ना, अगर किसी कुंडली के अंदर हम लोग क्या लिख दें, क्रोड रख दें, क्या लोहे का क्रोड रख दें, तो वहां पे दूसरी कुंडली में क्या हो, उत्पन्न विद्युतवाहक बल का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। यदि कुंडली के अंदर लौह चुंबकीय पदार्थ या कोई लोहे का क्रोड रख दें, यदि कुंडली के अंदर लौह चुंबकीय पदार्थ या फिर लोहे का रख दिया जाए तो विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। यदि कुंडली के अंदर लोहे का क्रोण रख दिया जाए तो विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाता है, क्रोण का क्या होता है, मतलब आगे पढ़ोगे आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, टेंशन मत लो। क्रोण एक लोहे का होता है, नर्म लोहा होता है, उसी को क्रोण कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, तो विद्युत वाहक बल का मान बढ़ जाता है, यानी कि अन्योन प्रेरण का मान बढ़ जाता है। या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि लोहे का क्रोण या कोई लोहा रखने के बाद विद्युत वाहक बल पे क्या प्रभाव होता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। समझ में आया आप लोगों को? चले आगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? बताओ, चले आगे। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। आगे दो तीन प्रकार की पदार्थ होती है, जैसे दो समतल कुंडलियां हो, इस तरह से दो समतल कुंडलियां हो, ऐसे ऐसे दो समतल कुंडलियां हो जिसकी त्रिज्याएं क्रम से R1 हो, दूसरी त्रिज्या क्या R2 हो। ये दो समतल कुंडलियां जिसकी त्रिज्या क्या R1 और R2 हो। दो समतल कुंडलियां हो जिनकी त्रिज्या R1 R2 हो, इनके मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है, उसका फार्मूला लिख दीजिए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि दो समतल कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक का मान कितना होता है। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, ध्यान दीजिएगा, म्यू नॉट अपान टू होता है। ठीक है, पाई R2 स्क्वायर, बड़े वाले का स्क्वायर R2 स्क्वायर अपान R1 है। ठीक है, R2 स्क्वायर अपान क्या होता है बताओ, R2 स्क्वायर अपान R1 होता है, बाहर N1 N2 होता है। N1 N2 क्या है, इसमें आपका जो फेरों की संख्या N1 है और इसमें N2 है। ठीक है, ये क्या फेरों की संख्या है, तो ये आप याद कर लेना, म्यू नॉट अपान 2 पाई R2 स्क्वायर अपान R1 N1 N2। समझे, ये आप लोग याद कर लेना। ठीक है, कब, जब दो समतल कुंडलियों के मध्य उत्पन्न अन्योन प्रेरण गुणांक, आप लिख लेना पड़ेगा यहाँ पे, दो समतल कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक, ये आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, दो समतल कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक, समझे, ये दो समतल कुंडलियां हैं, अगर एक कुंडली गोल से ये दूसरा इतना बड़ा है, इसके मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक का फार्मूला ये होता है। इसे याद कर लेना, लिख लेना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है। ध्यान देना क्या है, म्यू नॉट अपान 2 पाई R2 स्क्वायर अपान R1 N1 N2। इसका डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूं। ठीक है, ये तो फार्मूला याद कर लेना, दो समतल कुंडली है, इस तरह से इसके बीच में अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होगा, मतलब अगर आप इस कुंडली में धारा प्रवाहित करें तो इस कुंडली में कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ये सब चीजें आधार पे अन्योन प्रेरण गुणांक ये होगा। ठीक है, समझ में आया बात आपको मेरी? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, दो समतल कुंडलियां इस तरह से रखी गई हैं, अगर आप इसमें धारा प्रवाहित करें, इसमें धारा प्रवाहित करें तो इसमें कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, यानी इसमें धारा प्रवाहित करें तो इसका अन्योन प्रेरण गुणांक कितना होगा। इसके लिए ये फार्मूला होता है म्यू नॉट अपान 2 पाई R2 स्क्वायर अपान R1 N1 N2। R2 क्या है, R1 क्या है, ये R1 R2 आपका त्रिज्या है, R1 R2 क्या है, त्रिज्या है, आपका त्रिज्या है, और N1 N2 क्या है, फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या है। आया समझ में बात आप लोगों को ना?
कब? जब दो कुंडलियां इस तरह से रखी होती हैं तब। इसके अलावा एक कंडीशन और आता है, अगर कोई दो परिनालिका, परिनालिका का मतलब आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, तो मैं दोबारा नहीं बता रहा हूं, ठीक है। परिनालिका का मतलब एक ऐसा नलिका जिसके ऊपर गोल करके उससे तार लपेटा गया हो। ये दो है आपका, एक परिनालिका ये है, दूसरा परिनालिका ये है, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखे गए हैं, और इनकी लंबाई क्या है? यल है। इनकी लंबाई क्या है? यल है। इनकी लंबाई क्या है? यल है। और इसमें फेरों की संख्या आपका N1 है, और इसमें फेरों की संख्या क्या है? N2 है, ठीक है। फेरों की संख्या अलग अलग है। फेरे आप बना लीजिए भाई, लाल वाले से लाल वाले का फेरा बना लीजिए, ऐसे ये फेरा चल रहा है इन लोगों का भाई, बहुत खतरनाक फेरा है, और इसमें ये इसका फेरा है, ठीक है। यह आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा फेरों की संख्या, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है इतना, बस मुझे इतना पता है कि अगर ये निकाला जाता है इन दोनों के मध्य उत्पन्न अभिनय प्रेरण गुणांक का मान, तो क्या आता है? यम का मान कितना आता है जानते हैं? यम का मान आता है म्यू N1 N2, म्यू N1 N2 A अपान क्या? यल, 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 इसकी लंबाई यल, ठीक है, अपान यल, इसकी लंबाई यल। यह आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। ये मेन चीज ये परिनालिका है। ये परिनालिका किसे कहा जाता है? जब किसी, मैंने वहां पे बताया था, कोई एक मतलब क्या, कोई कागज को मोड़ा जाता, मोड़ के उसके ऊपर तार लपेट दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। कागज को मोड़कर उसके ऊपर तार लपेट दें, उसी को परिनालिका कहा जाता है। आया समझ में यहां तक सभी को? बताओ, यहां तक आ गया समझ में सभी को? इसका लिखना तो लिख लेना आप लोग, लंबी परिनालिका की सम अच्छी परिनालिकाओं के मध्य चूंकि आनंद प्रेरण गुणांक, लंबी सम अच्छी परिनालिका के मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक, ये आप परिभाषा लिख देना, ठीक है। दिखाई भी नहीं दे रहा है आप लोगों को ना, अपने से लिख लेना सभी लोग यार, आप लोग खुद है इतना खतरनाक तेज आदमी हो यार। चलो आगे चलते हैं हम, ठीक है। नोट करो सभी लोग, दिखाई नहीं दे रहा, मैं बोल दे रहा हूं, लंबी सम अच्छी कि बड़ा कर दूं मैं, चलो बड़ा कर देता हूं, चलो अब दिखाई दे रहा है। लंबी सम अच्छी अन्योन सम अच्छी परिनालिका के मध्य अन्योन प्रेरण गुणांक का यह फार्मूला है। यहाँ पे म्यू नॉट 0 होगा, ठीक है। हो गया ना। अब इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल कभी कभी आपके एग्जाम में। देखो ये क्वेश्चन आपको मैं एक दो क्वेश्चन लाया हूं आप लोगों के लिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर लोगे, इसी क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता, थोड़ा उल्टा पुल्टा करके। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। और इन दोनों पे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इन दोनों पे आपके बोर्ड एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इन दोनों का पूछा जाएगा तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन का मतलब पूछा कितना होता है, ऑब्जेक्टिव में आपको दे देगा, आपको टिक करना होगा, करना होता है, ठीक है, समझे, है ना। चलो आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या है पढ़िए सभी लोग। क्या एक स्पूलिंग
कुंडली में, जब प्राथमिक कुंडली में धारा 10 माइक्रोसेकेंड, क्या 10 माइक्रोसेकेंड में 40 एम्पियर से शून्य हो जाती है। मतलब धारा डेल्टा टी कितना है आपका, 10 माइक्रोसेकेंड है। ये कितना है, माइक्रोसेकेंड, ठीक है, डेल्टा टी का वैल्यू है। और धारा 40 से शून्य हो जाती है, मतलब I1 का वैल्यू 40 था और I2 का वैल्यू शून्य हो जाता है, ठीक है, 0 एम्पियर हो जाता है, एम्पियर। तो आपको पता है डेल्टा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1, ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब -40 एम्पियर, मतलब आपका क्या हो जाएगा, 0 माइनस 40, मतलब -40 एम्पियर डेल्टा I का वैल्यू हो जाएगा ना, है ना, ठीक है। I क्या है ना, द्वितीय कुंडली में 4000 वोल्ट उत्पन्न होता है, यानी विद्युत वाहक बल का वैल्यू कितना है, 4000 वोल्ट है। विद्युत वाहक बल का वैल्यू कितना है, 4000 वोल्ट है। तो प्राथमिक कुंडली में अन्योन्य प्रेरक गुणांक ज्ञात कीजिए, मतलब यम का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन में तो यही दिया है सब चीजें। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि अन्योन्य प्रेरक गुणांक यम इज इक्वल टू होता है फार्मूला क्या, ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, ये फार्मूला होता है। ई का वैल्यू कितना दिया है, 4000 दिया हुआ है, 4000, ठीक है। और डेल्टा आई का वैल्यू कितना है, -40 दिया है, ठीक है। अपान डेल्टा टी का वैल्यू कितना है, 10 माइक्रोसेकेंड। माइक्रोसेकेंड को हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे, माइक्रोसेकेंड को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 10 × 10⁻⁻6 से गुणा करेंगे तो ये सेकेंड में हो जाएगा, ठीक है, 10 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4000 × 10 × 10⁻⁻6 अपान -40, ये 0 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 100 × 10 × 10⁻⁻6 आएगा, इसे गुणा करोगे तो 10 1 3 10⁻³ हेरनी, ये आपका आंसर आएगा यम का मान, ठीक है। आया समझ में यम कैसे निकाला जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बताओ। कितना आएगा, अच्छा 4000 नहीं है, 40000 है, क्या 40000 है भाई, एक शून्य यहाँ पे अधिक है ना, तो यहाँ पे एक शून्य कम हो जाए, 10⁻² हो जाएगा ना, ठीक है, ये हो जाएगा, या 0.1 हो जाएगा, ठीक है, 0.1 हिरनी या 10⁻² हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो मैं, हालांकि ये आपका जो क्वेश्चन है अन्योन्य प्रेरक गुणांक से कम पूछा जाता है, इसका अधिकांश क्वेश्चन या तो अन्योन्य प्रेरक गुणांक का परिभाषा पूछ लिया जाता है एग्जाम में, या फिर छोटे मोटे ऐसे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, या फिर इसकी मात्रक और विमाएं से क्वेश्चन बनती है। मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, इसके आगे हम लोग स्वप्रेरक गुणांक पढ़ने वाले हैं, वहां से क्वेश्चन बनता है। इसके आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्वप्रेरक गुणांक, तो वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। समझ में आया आप लोगों को बात। तो चले आगे, इसको रब करें, समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। हाँ चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। मिट नहीं रहा यार तेजी से। नेक्स्ट टॉपिक, आप सभी लोग हेडिंग डालिएगा स्वप्रेरक गुणांक। क्या हेडिंग डालना है आप लोगों को, स्वप्रेरक या स्वप्रेरकत्व। क्या नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप सभी लोग, स्वप्रेरकत्व।
क्या कर रहे हो? कल सर, कल लेते हैं, 10 बज रहा है, टाइम ओवर, डेटा खत्म। वाह, दस मिनट पढ़ाने से ये कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है? इसमें 25-30 मिनट लगेंगे कंप्लीट होने में। चलो रहने दो, मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है? कल ही कर लेंगे हम लोग, ठीक है? कल ही कर लेंगे हम लोग, क्योंकि 10 बजे 10 मिनट में कुछ कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है? आप लोग इसे पढ़ के आइएगा अन्योन पेयर का। तो कल हम लोग 100 पेयर पढ़ेंगे, दोनों सेम है, बस अंतर डिफरेंस है भाई, यहाँ पे जिसको मारेंगे उसी को चोट लगेगी, दूसरे को नहीं लगेगी, ठीक है? चलो ठीक है, ये भी सपना पूरा हो जाएगा 12 घंटे वाला भी, टेंशन क्यों लियो, थोड़ा सा मुझे सेट कर लेने दो। ओके भाई, चलो ठीक है, पढ़ लेना, इतना रिवाइज कर लेना। कल देखूंगा तो आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 9 का जो भी क्वेश्चंस दिया हूं उसे लगा लीजिएगा। कल देखूंगा तो मैं चैप्टर नंबर 9 की क्लास सुबह में लूंगा, देखूंगा तो, ठीक है? जैसा भी होएगा मैं बता दूंगा आपको ऑलरेडी, ठीक है? मुझे सोमवार मंगलवार तक अगर वो डिजिटल बोर्ड दे देता तो मेरे को उससे पहले आपका चैप्टर 6 और चैप्टर 9 कंप्लीट कर लेना है, ताकि नया चैप्टर जो स्टार्ट हो डिजिटल बोर्ड से ही स्टार्ट हो, ये मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है? ओके, सोमवार मंगलवार तक देने के लिए कहा है, देखो भाई क्या होता है, ठीक है? अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं बचा है, 100 पेड़ बचा है, भंवर धारा बचा है, और इसके अलावा एक थोड़ा सा छड़ी को घुमाने पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल बचा है। ये 3 चीज बचा है, खत्म हो जाएगा चैप्टर उसके बाद, ठीक है? ओके, क्लास को एंड करते हैं। जिसको भी डाउट है वह नंबर है आप लोगों के पास, उस पर कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कॉलिंग मैं बता दूंगा, ठीक है? ओके, मैं बैठा हूँ अभी।